नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वन लाइनर लाऊंगा आपको जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका। यही पहला हमारा वन लाइनर है आपातकालीन वाले चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर जो 16 है उससे। हम और हमारी टीम जिसमें केवी गुरुजी, गौरव सर, ये सभी लोग आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए समर्पित हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको अच्छे से फॉलो करें जिससे आप आने वाले एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित करें अपनी। अब लॉकडाउन समाप्त हो चुका है तो एग्ज़ाम्स भी अब पटरी पर आ रहे हैं। एसएससी ने अपनी लिस्ट निकाल दी है एग्ज़ाम की, यूपीएससी ने भी अपनी लिस्ट निकाल दी है, तो अब आप लोग तैयारी में जुट जाइए। साथ ही साथ जब हम लोग बेहतर कंटेंट बनाते हैं तो बस एक इतनी सी आशा रखते हैं आपसे कि आप उसको शेयर करें, उसको देखें और उसको अप्रिसिएट करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसको डिसलाइक कीजिए। कुछ विद्यार्थी हैं जो पॉलिटी की क्लास में नियमित रहते हैं, एक दो का नाम मुझे पता भी है, राहुल कुमार हैं, एक दो लोग और हैं। वो लोग नियमित रहते हैं, आप लोग भी नियमित रहिए और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों से साझा करिए। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग आपातकालीन प्रावधान से जुड़े हुए वन लाइनर देखेंगे, फैक्ट्स देखेंगे मेनली इसमें। तो पहला फैक्ट है कि आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में है। तो आपको भाग 18 पता होना चाहिए कि ये आपातकालीन प्रावधान से जुड़ा हुआ है और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधान से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो भाग 18। आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं किन से लेकर किन तक हैं, तो 352 से लेकर 360 तक। उसके बाद में दूसरा फैक्ट है आर्टिकल 352 के तहत, जिसमें बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल किससे संबंधित है? आर्टिकल 352 से। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 3 आधार हैं। पहला आधार है युद्ध, दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण और तीसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह, जो कि पहले आंतरिक अशांति था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। आपको एक नया फैक्ट मिल गया। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किस शब्द को किससे रिप्लेस किया गया था? तो आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस किया गया था। अगला फैक्ट है कि आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का जिक्र है और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का जिक्र है। तो ये 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। इन आपातकालों की घोषणा कौन करता है? चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो या राज्य आपातकाल हो या आपका वित्तीय आपातकाल हो, इन तीनों की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो एक ये बेहतरीन फैक्ट हो गया आपके पास में, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है कि एक साथ 2 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की व्यवस्था किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से की गई? 38वें संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से, 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के माध्यम से एक साथ 2 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई। फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आ जाता है, जिसमें कहा गया कि किसी विशेष भाग तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। पहले क्या होता था? पूरे भारत देश के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता था, लेकिन फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से यह व्यवस्था कर दी गई कि किसी विशेष भाग तक भी भारत के राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो ये बेहतरीन फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। उद्घोषणा की समाप्ति कौन करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की या किसी भी आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति ही उद्घोषणा की समाप्ति करता है, अर्थात आपातकाल को वापस लेता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है, तो इसको भी याद रखना है आपको। 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ था, अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की कोशिश की थी चीन ने, तब। दूसरा 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के द्वारा और फिर 1975 में आंतरिक अशांति के माध्यम से। इंडो चाइना वार और पाकिस्तान के आक्रमण के द्वारा जो आपातकाल लागू किया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल, वो बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू किया गया था, लेकिन 1975 वाला आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था।
और जब 1975 में आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया, सो इसमें मूल अधिकारों का बहुत ही हनन हुआ था। कई नेता उस समय जेल में बंद किए गए थे, पूरे देश में उथल पुथल मच गई थी। तब फिर आके कांग्रेस सरकार की पराजय होती है और फिर नई सरकार बनती है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 लाती है, जिसके माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया गया है, किस राज्य में लागू किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मणिपुर में 10 बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सो ये है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 2 राज्य हैं जिनमें अभी तक राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लागू नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, शाह आयोग किससे संबंधित था, ये पूछा जा सकता है आपसे। शाह आयोग 1975 में जो घोषित आपातकाल था, उसके कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए गठित किया गया था। 1975 में घोषित आपातकाल के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए शाह आयोग घोषित किया गया था, शाह आयोग गठित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, शाह आयोग किससे संबंधित है। अब एक चीज याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पर किन आर्टिकलों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। आर्टिकल 19 का उल्लंघन या निलंबन सिर्फ युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल में हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह में घोषित आपातकाल में नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस आर्टिकल का उल्लंघन बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर तो हो सकता है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल में नहीं हो सकता, राष्ट्रीय आपातकाल में नहीं हो सकता है। तब आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 19, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में अगला फैक्ट देखते हैं, वो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब उसे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त हो। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि उसे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त हो, तब वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से किया गया। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल को वापस राष्ट्रपति ले सकता है, किसी भी आपातकाल को वापस राष्ट्रपति ले सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में राष्ट्रपति या तो उद्घोषणा के माध्यम से, जैसे एक उद्घोषणा उसने की कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, दूसरी उद्घोषणा वह कर सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता है, तो ऐसे यह उद्घोषणा के माध्यम से कर सकता है। या लोकसभा अगर समाप्ति के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दे, अगर लोकसभा सामान्य बहुमत से, यहाँ पे याद रखिएगा सामान्य बहुमत से जो आपातकाल के प्रस्ताव है उसके वापस लेने का, उसकी वापसी का अनुसमर्थन कर दे, तब भी राष्ट्रपति आपातकाल को वापस ले सकता है। ये दूसरी वाली कंडीशन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जोड़ी गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल वापस लिया जा सकता है राष्ट्रपति की उद्घोषणा के माध्यम से या लोकसभा के प्रस्ताव पारित कर देने के, उसके विरोध में प्रस्ताव पारित कर देने के माध्यम से। सो दोनों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन वापस लेता राष्ट्रपति है, पहली में अपनी ही उद्घोषणा के माध्यम से, दूसरे में लोकसभा के विपक्ष में प्रस्ताव पास कर देने के द्वारा। अगला फैक्ट है कि बोमई मामला, ये सुप्रीम कोर्ट का एक विशेष मामला है, इसे आपको पता होना चाहिए कि बोमई वाद 1994 ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। तो केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ मामला कौन था? बोमई वाद था 1994 का। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसदीय अनुमोदन 1 माह में जरूरी होता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने कर दी, अब उस उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों राज्यसभा व लोकसभा के द्वारा पारित होना चाहिए और विशेष बहुमत से होना चाहिए। पहले ये क्या था? इसके लिए था कि सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए और 2 माह समय दिया गया था इसको पारित होने के लिए, अब 1 माह ही कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से।
सो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसदीय अनुमोदन 1 माह में और विशेष बहुमत से होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल दोनों के लिए संसदीय अनुमोदन 2 माह के अंदर और सामान्य बहुमत से होना चाहिए। सो इसमें राज्यसभा या लोकसभा दोनों के मध्य 2 माह के अंदर उसको पारित करना होगा और सामान्य बहुमत से करना होगा। फिर है राष्ट्रपति शासन की अवधि जो है वो 6 माह तक रहती है एक बार में। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है तब अवधि 6 माह रहेगी एक बार में, लेकिन संसदीय स्वीकृति से इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। सो एक और फैक्ट था जिसे आपको पता होना चाहिए। और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं या जो आपके डाउट हैं वो आपको जो इसका लेक्चर देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएंगे। ये तो सिर्फ फैक्ट के लिए लेक्चर था। सो इस लेक्चर में इतना ही है। आई होप आपको ये टॉप 20 फैक्ट अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।